Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 11. जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि बूस्टर पैक ऐसे क्वेश्चंस को डील करता है जिनकी आंसर की लेटेस्ट में रिलीज हुई है और जो मैथ और रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चंस हैं उसके उस क्वेश्चंस को पहले ट्रेडिशनल वे में और फिर स्मार्ट अप्रोच में कैसे डील करते हैं और एग्जाम में उसका क्या एक्सेस होना चाहिए, वो एग्जाम में एक्सेसिबल है या नहीं, और किस तरह तक हम आंसर तक जा सकते हैं इजीली, उसको एक्सप्लेन करता है। तो ये तो हुआ बूस्टर पैक का इंट्रोडक्शन, राइट। तो ये बूस्टर पैक 11 है। इसके पहले मैंने 10 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। आपको हर एक वीडियो कुछ ना कुछ बेहतरीन सिखाएगा, इसकी गारंटी है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज मैं कितने क्वेश्चंस को डील करने जा रहा हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने बूस्टर पैक 10 में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन हम थोड़ा सा एक पॉइंट बताएंगे जहाँ पे जिसको मैंने डिस्कशन नहीं किया था लास्ट में, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है। तीसरा ये ट्रेन का क्वेश्चन है या फिर टाइम डिस्टेंस, जिसमें आपको रखना है रख लो, लेकिन हाँ ये ट्रेन का ही क्वेश्चन है। और ये चौथा आपको वैल्यू निकालनी है, राइट। और ये प्रोपोर्शन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी रिवीजन के लिए मैंने इसको ले लिया है, राइट। ये एज का क्वेश्चन है। इसका जो की पॉइंट है कि इसको पकड़ना कैसे है ताकि आपका इक्वेशन बनाने में दिक्कत ना हो, तो इसको हम डिस्कशन करेंगे। इसके पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इसलिए मैंने इसको ले लिया है, राइट। और ये है आपका कौन का क्वेश्चन, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। हाँ, इसको जब घुमाया जाता है तो शंकु कैसे बनता है, आपको वो आज वो करके दिखलाएंगे। तो ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप अपने सारे क्वेश्चंस देख लिए, वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यदि आपसे सॉल्व हो जाती है तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, और यदि आपको कुछ नया सीखना है तो आप वीडियो में अंत तक बने रह सकते हैं, राइट। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने अच्छी तरह से डिस्कशन बूस्टर पैक 10 में कर चुका हूँ। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर क्यों लिया। देखो, यहाँ पर लेने का एक रीज़न है। रीज़न वहाँ पर मैंने इस चीज़ को ना वहाँ पे क्लियर नहीं कर पाया, याद माइंड से उतर गया था वो चीज़, क्योंकि जब ट्रेडिशनल बनाने लगा ना तो आंसर तो आ जाती है, ठीक है, लेकिन एक जो की पॉइंट है ना उस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। और जो मैं बता रहा हूँ ना इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, हर जगह अप्लाई होता है। और टफ से टफ क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बोले क्या है, देखो आपको मैं बता चुका हूँ कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होती है, प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होती है जो खुद से या फिर वन से, वन एंड सेल्फ से डिविजिबल होता है। बोला ठीक है। तो यहाँ तो प्राइम नंबर का कहीं जिक्र ही नहीं है, अब प्राइम नंबर की बात क्यों कर रहे हो, तो सुनो। जब भी सवाल में आपको प्राइम नंबर देखे तो कैसे देखे, एक टंकी यहाँ पर है ना 35 मिनट में भर रहा है, ठीक है, 35 मिनट भर रहा है, बोला ठीक है। बी 15 मिनट में भर रहा है और सी खाली करने वाला है। मैंने टाइम वर्क एफिशिएंसी का फार्मूला सहित इक्वेशन बना के वहाँ पर दिखलाया है कि कैसे होता है। लेकिन आपको एग्जाम्स में ना जब मान लो कि टाइम बिल्कुल नहीं बचा तो क्या करना, या यदि टाइम बचा भी है तो सेफ यदि रखने के लिए क्या करना। ये जो प्राइम नंबर है ना, ये 7 और 5, ये प्राइम दिख रहा है ना, बोला हाँ ठीक है प्राइम दिख रहा है। आप एक ऐसा ऑप्शन उठाना, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि खाली करने वाला कितना देर में खाली कर रहा है, तो आप ऐसा एक ऑप्शन उठाना जिसमें प्राइम नंबर हो, ठीक है। अब बोलेंगे कि हम 17 को भी तो उठा सकते हैं सर। 17 को आप कैसे उठा सकते हो, 17 को इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि 7 यहाँ पर है मेरे पास भाई। तो मैंने 14 को उठाने का एक रीजन ये है कि देखो यहाँ पर 7 मेरे पास इस डेटा में है,
और जब भी पाइप एंड सिस्टम का टाइम एंड वर्क का जब क्वेश्चंस बनता है ना, आप उसका क्या लेते हो? यहाँ पे आप लेते हो एलसीएम। बोला हाँ ठीक है। तो एलसीएम यदि हम लेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि वो प्राइम मेरा कॉमन आ जाए, और जब वो कॉमन आ जाएगा ना तो वो आपका आंसर हो जाएगा। बोला कि 14 मिनट। तो आप बोलोगे क्या क्या हम सिर्फ इस पे बिलीव करें? नो, 99% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, 1% में वो आपको फंसा सकता है। तो 1% में फंसा सकता है, इसलिए हम ट्रेडिशनल अप्रोच में डील कर चुके हैं। आप उसको भी सीख लीजिए, जो बूस्टर पैक 10 में है, मतलब लास्ट वीडियो में 9 या 10 में है, देख लेना। उसको मैं वहाँ पर डील कर चुका हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर वो चीज़ें कर सकते हो, राइट। लेकिन हाँ, यहाँ इस वीडियो से, इस क्वेश्चन से हमको सिर्फ ये सीखना है कि यदि प्राइम नंबर दिखे ना, तो इस प्राइम का ना फायदा डेफिनेटली उठाना, वरना वो जो सपना है ना कि मैथ रीजनिंग 100% करेंगे, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस प्राइम नंबर सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है, प्राइम नंबर मैथ और रीजनिंग, जो आपको काफ़ी हेल्प करता है, जो कि आंसर तक आप जा सकते हो, राइट। तो ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको एक चीज़ पता है कि कैसे होता है इसका फॉर्मेट। a1 एक्स स्क्वायर b1 एक्स प्लस c1 बराबर 0 एंड a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मेट होते हैं। अब मैंने पहले बता चुका हूं कि मूल, यानी हिंदी में बोलेंगे तो मूल और इंग्लिश में बोलेंगे तो रूट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये इस इक्वेशंस का वो वैल्यू जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे, उसे मूल या रूट कहते हैं। हाँ ठीक है। अब क्या बोलता है? हैव बोथ रूट्स कॉमन, यानी दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं। तो दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब फॉर्मूला जहाँ भी पढ़े होंगे आप, आपको ये बताया होगा कि जब कॉमन होते हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आप बोलोगे क्या हमको तो फॉर्मूला याद ही नहीं रहता सर। कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो सुनो, सिर्फ जुगाड़ जुगाड़ बता रहा हूँ उस कंडीशंस में कि आपको ये वाला लिखना आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह में से वो आपको के का मान निकलवा लेगा, और इस तरह से में के का मान आ भी जाएगा और आपका सही हो जाएगा। तो हमको सही करने से ना मतलब है। तो पहला इक्वेशंस क्या है? ये 2x² है। देखो इक्वेशंस क्या है यहाँ पे, 2x² है माइनस 5x है प्लस 3 बराबर 0। ये पहला इक्वेशन है मेरा। एग्जाम में पहला इक्वेशन मत लिखना, टाइम बर्बाद मत करो भाई। 4x² यहाँ पर है k+1 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। यही k का मान आपको निकालने का पूछेगा हमेशा, ये ऐसा ही रहता है। तो इसका लेंगे 2, इसका लेंगे 4, यानी 2/4। वो माइनस माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस यहाँ भी लेंगे तो वो आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा k+1। कहाँ से ले रहे हैं? यहीं से तो ले रहे हैं, ये वाला फॉर्मेट से तो उठा रहे हैं। आपको के का मान निकालना। आप यदि ये भी लोगे ना, ये वाला लेके 3/6 भी कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो हमको आंसर से मतलब है 2 दूना 4, 5 दूना 10, तो k+1 बराबर 10, तो k बराबर 9। ये रहा आपका आंसर। देखो इसमें ध्यान क्या रखना था कि ये वाला फॉर्मेट आपको याद होनी चाहिए। बोला कि सर याद नहीं रहेगा, तो याद नहीं रहेगा तो फिर ध्यान में रखना कि इसको हमको ये, मतलब जब भी रूट कॉमन होगा तो ये वाला का प्रोपोर्शन और ये वाला मतलब रेशियो सेम रहेगा, इसका रेशियो सेम रहेगा, और इसी रेशियो से आप के की मान निकाल सकते हो। क्वेश्चन इजी था, बस फॉर्मूला याद रखनी है, राइट। सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
ये ट्रेन का क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है। ये ट्रेन चल रहा है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चल रहा है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ओके। ये को पूरी तरह से 33 सेकंड, मतलब क्या ना, देखो ट्रेन ए इधर से जा रही है और ट्रेन बी इधर से आ रही है। तो ये यदि ए ट्रेन है और ये यदि बी ट्रेन है, ठीक है, तो जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेगा क्रॉस करेगा क्रॉस करेगा, तो जब क्रॉस करेगा तो वो अपनी लंबाई को क्रॉस करेगा, दोनों अपनी अपनी लंबाई को क्रॉस करेगा। भाई इस ट्रेन की जितना भी लंबाई है, ये लंबाई है, और इस ट्रेन की जितनी भी लंबाई है, तो पार करेगा। तो जब दोनों एक दूसरे को पार करेगा तो ये अपना लेंथ पार करेगा और ये अपना लेंथ पार करेगा, और चूंकि अपोजिट में जा रहा है तो सम हो जाएगा। विपरीत दिशा में क्या होता है, सम होता है। ये तो बेसिक बात है जो कि आपको पता है, इसलिए हमको बताना नहीं चाहिए, राइट। तो ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड होगा, तो 32 + 28 हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट में चल रहा है। तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप क्या याद किए हैं कि 5/18 से गुना करते हैं। प्रूफ कर दें क्या, तो 33 सेकंड में पार करता है। ट्रेन कितने सेकंड में पार कर रहा है, 33 सेकंड में। इसको कटा दो, 14 × 60, 6 18, 6 18, और इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ से 11, तो 10 × 50 × 11, 550 क्या आएगा, मीटर आएगा। बोला हाँ ठीक है, 550 मीटर आएगा। यानी 550 मीटर जो आएगा मेरा, वो ट्रेन ए और ट्रेन बी की लेंथ होगी। क्यों लेंथ होगी, मैंने बताया ना कि जब ट्रेन विपरीत दिशा से क्रॉस करेगी तो वो अपनी अपनी लंबाई को पार करेगी। बोला हाँ ठीक है। अगला लाइन ये है कि ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई का 1.5 गुना है। ट्रेन बी की लंबाई ए का लंबाई का 1.5 गुना है। यानी यदि ये 2 है तो ये 3 है। क्यों 2 और 3 मान लिए, क्योंकि 1.5 गुना है, 2 1.5 है, 3 होता है। तो ट्रेन बी की लंबाई ए की लंबाई का 3 गुना, यानी हम क्या निकाल रहे हैं, ये लेंथ का रेशियो निकाल रहे हैं। तो टोटल 5 यूनिट की जो वैल्यू हो रही है मेरी, 550 मीटर हो रहा है। क्यों 550 मीटर हो रहा है, ये वाला डेटा भाई 550 मीटर। अब हम काम करेंगे ट्रेन बी पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये रहा ना, ट्रेन बी एक पुल को 54 सेकंड में पूरी तरह से पार करता है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 550, 1 यूनिट की वैल्यू 110, और 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 330 मीटर। 330 मीटर, यानी ट्रेन बी का लंबाई 330 मीटर है। अब सुनो, अब क्या करता है ना, ट्रेन बी एक पुल को 54 सेकंड में पार करता है, 54 सेकंड में पार करता है, 54 सेकंड में पार करता है। तो एक बात ध्यान और रखना कि जब ट्रेन किसी पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करते हैं, और उसी तरह से जब वो पुल को पार करती है तो वो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई को पार करती है। ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होगा, इसलिए ज़्यादा अंदर हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेन बी का स्पीड क्या है, ट्रेन बी का स्पीड है 28 किलोमीटर प्रति घंटा, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं। बोला ये भी ठीक है। अब चलो, कितना सेकंड में पार करता है, 54 सेकंड में पार करता है। तो 18 तिया 54, 28 पंचे 140, तिया 420, यानी 420 मीटर ये टोटल क्रॉस कर रहा है। तो 420 मीटर
यदि ट्रेन बी कवर कर रहा है तो 330 मीटर तो ट्रेन बी की लंबाई है। तो वो अब जो भी पास करेगा तो वो उस पुल को ही पार करेगा, यानी ब्रिज को पार करेगा। तो टोटल है 420 और ट्रेन की लंबाई है 330, तो ब्रिज की लंबाई कितनी हो जाएगी? 90 मीटर। देखो, ज़्यादा डीप में ये सब पॉइंट में नहीं जाने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको बेसिक हम इतना मानते हैं कि ये सब पता है, और यदि नहीं पता तो कमेंट में बताना, ठीक है? घर आके डिस्कशन करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना था पता है? कि मेरा ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, अपोजिट में जाएगा तो उसका रिलेटिव स्पीड, ठीक है, दोनों सम हो जाएगा। बोला हाँ ठीक है। ट्रेन ए और बी जब एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो वो अपनी अपनी लंबाई को क्रॉस करेगा, राइट। तीसरा कंसेप्ट ये है कि जब ट्रेन किसी पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस उस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है। आपका यहाँ तक डाउट क्लियर? ध्यान से बस हेडफोन लगा के बस सुनते रहे ना, ध्यान दर के। अब एक चीज़ मैंने ये बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए ना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। बोला क्यों गुना करते भाई? बोला देख लो, ये किलोमीटर है। बोला हाँ। तो यदि ये किलोमीटर है, अब प्रति घंटा का मतलब क्या होता है? ये घंटा नीचे होगा मेरा, माइनस पावर का मतलब क्या होता है? वो नीचे होता है। बोला हाँ ठीक है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? बोला 1000 मीटर। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। और 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट। और 60 मिनट को यदि सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से 60 से गुना कर दो। बोला हाँ ठीक है। 20 दिया 60, 20 से 50 से 12, ये जीरो कैंसिल, तो ये हुआ 5/18, ठीक है। इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। समझ में आई बात? ध्यान से सुनो, समझ में डेफिनेटली आ जाएगी, राइट। सो नेक्स्ट, इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा क्वेश्चंस टाइप करने में या कॉपी करने में एरर हो गया, ठीक है। एक्चुअली में ये है x बराबर 12⁻0.36, y बराबर 12⁻0.64, और ये है x⁻z बराबर y⁴। तो z का मान निकटतम में पूछा है। अच्छा, इसको हम सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम चलते हैं, वो जो सर्ट्स एंड इंडिसेस का फॉर्मूला नहीं होता है वो, कि मान लो कि a⁻b है और इस पर होल पावर यदि हम x लगा दें तो क्या कहते हो कि a⁻bx हो गई। ये वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। सिर्फ यहाँ पे यही लगाना है, ठीक है, और कंपेयर कर देना है, ठीक है। बोला हाँ ठीक है। और क्या लगाना है? हाँ, एक चीज़ ये भी लगाना है। मान लो कि a⁻b है और a⁻c है, तो यदि ये बराबर है, सुनना ध्यान से, यदि ये दोनों चीज बराबर है तो इसका मतलब देखो, यहाँ तो दिख रहा है ना कि a और a मेरा बराबर है, और तो जब ये a और a बराबर है तो इसका मतलब ये भी डेटा बराबर होगा, तब तो ये बराबर का वैल्यू देगा। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि b और c भी बराबर होगा, ठीक है। बोला ठीक है। चलो, क्या मैं अब है ना x⁻z यहाँ पर है, देखो ध्यान से, x⁻z यानी 12⁻0.36, और इस पर पावर कितना होगी z,
और y यानी 12 टू दी पावर 0.64 और टू दी पावर 4। मैंने क्या बोला कि ये वाला पावर ना मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वाला पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। बोला ठीक है, तो 12 टू दी पावर 0.36 जेड, ठीक है, 0.36 जेड, और यहाँ पर आ जाएगा 12 टू दी पावर 64 चूंकि 256 आप कर दो, ठीक है। बोला हाँ ठीक है। अब देखो ये जो बेस है ना, ये वाला बेस जिसकी बात मैं कर रहा था यहाँ पे, जो मैं यहाँ से कंपेयर किया था, यहाँ से कि यदि ये 12 और ये 12 ये तो बराबर है, दिख रहा है हमको, तो जब ये दोनों संख्या बराबर है, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यदि बराबर है, तो ये डाटा और ये डाटा बराबर होगा। तो 0.36 जेड बराबर 0.256, ठीक है। एक 1000 से गुना कर दो, एक 1000 से गुना कर देगा तो 36 जेड बराबर 256 आ जाएगा, और जेड बराबर आ जाएगा 256 बटे 36, 4 नमा 36, और 4 से 64 बार में काट दो तो 64 बटे 9, तो 9 सत्ती 63, एक बचा 1 1। देखो आज थोड़ा सा फास्ट में चल रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है, और जो हमको लगता है कि नहीं आपको पता होगा तो उसमें ज़्यादा अंदर नहीं जाते, क्योंकि आपको फिर बोरिंग लगने लगेगा, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान देना था, बस दो फॉर्मूला, ए टू दी पावर बी टू दी पावर यदि एक्स रहे तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू दी पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, और इस तरह से ए टू दी पावर बी बराबर ए टू दी पावर सी रहे, तो यदि ये और ये डेटा ए और ए तो हमको दिख रहा है बराबर है, तो यदि ये पूरा बराबर हमको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि बी और सी की वैल्यू बराबर होगी, तब तो ये पूरा बराबर होगा। बस यहाँ पर यही कंपैरिजन करना था और आप आंसर तक पहुँच सकते थे। कहीं आपको ये तो डाउट नहीं हो रहा है कि 1000 से गुना करेंगे। देखो 0.36 ये जेड है, तो यदि ये जेड है तो ये तो एक नंबर है ना भाई। 1000 से गुना करोगे तब तो 36 जेड, 1000 से गुना करेंगे तब तो 36 जेड पर पहुंचेंगे, और यहाँ 1000 से गुना करेंगे तो 256 पर पहुंचेंगे। डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। अगेन देखो ये क्वेश्चंस इजी है, लेकिन हर शिफ्ट में लगभग पूछा जा रहा है, लेकिन इसको मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिर्फ मैंने रिवीजन के लिए लिया उसे लोग के लिए जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, राइट। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, वो ए स्क्वायर है, और मैंने ये बताया था कि जब आप इसको इक्वेट करोगे तो x बराबर के ए स्क्वायर होता है, एक इक्वेशन यहाँ पर बनता है। उसके बाद ए वाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है 1 बटे वाई, तो ए बराबर के बटे वाई। और मैंने आपको पिछले के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सबसे पहले आपको के की मान निकालना होगा, तो के का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, के का मान निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ कॉमन ढूंढना होगा। प्लान ढूंढ लेते हैं। पहला इक्वेशन हम क्या ढूंढ सकते हैं, पहला इक्वेशन में यदि हम ए की वैल्यू निकाल लें तो रूट अंडर एक्स बटे क्या आएगा। बोला इतना ऊपर ऊपर क्यों जा रहे हो, अरे यार देखो एक्स बटे के बराबर ए स्क्वायर ले सकता हूँ क्या इससे, बोला हाँ ठीक है। जब इससे ले सकते हो तो इसको यदि रूट के अंदर कर दोगे, इसका पावर यदि हाफ कर दोगे तो ये ए हो जाएगा। यहीं से तो लिया मैंने ये वाला। देखो एक ही चीज़ को बार बार डिस्कस करने में मज़ा नहीं आता, पहले कर चुका हूँ इसलिए थोड़ा थोड़ा सा निकल जाता हूँ। तो यहाँ क्या है, ए बराबर के बटे वाई, यहाँ पर है ना ए बराबर के बटे वाई। अब इक्वेशन 1 और 2 को ना इक्वेट कर दो, बोला हाँ कर देते हैं। जब आप इक्वेट करोगे रूट अंडर एक्स बटे के बराबर के बटे वाई। अब चूंकि ये रूट में है तो हम करेंगे स्क्वायर ताकि इसका रूट हट जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बटे के, और यहाँ पर चूंकि के था जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर के स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर। कोना कोनी गुना कर दो बिहारी भाषा में, कोना कोनी कौन कोना के क्यू बराबर
एक्स वाई स्क्वायर। बोला हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। के क्यू बराबर एक्स वाई स्क्वायर, यानी मेरा ये इक्वेशंस नंबर तीसरा आ गया। अब वैल्यू लगा दो यहाँ से, क्या लगा दो कि एक्स 39 है और वाई 20 है, तो एक्स 39 है, वाई 20 है, तो वाई का स्क्वायर पूछा है, यानी 20 गुना 20 हम कर देंगे। के क्यू का वैल्यू आ गया। अब देखो इक्वेशंस नंबर 3 कहता है मेरा कि के क्यू बराबर एक्स वाई स्क्वायर होता है। बोला हाँ ठीक है, और यहाँ पर के क्यू का वैल्यू आया है 39 गुना 20 गुना 20। एग्जाम में ना फंसो इसके लिए मैंने क्या हैक बताया कि ये जो x है ना, x मत लिखना एग्जाम में, इसको सीधा आंसर लिखना, क्योंकि अब यदि आगे मल्टीप्लाई लिखोगे ना तो एग्जाम्स में आपको दिमाग में ही नहीं रहेगा कि यार ये x है या मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो अब क्या पूछा है, तो x ज्ञात कीजिए जब y 2 है, तो x यानी यही आंसर, और y बराबर 2 है, तो चूंकि यहाँ y का स्क्वायर है तो 2 गुना 2, कटा दो, दो दही बेस, दो दही बेस, समझ में आया कैसे कटा। तो आंसर मेरा कितना आ गया 39। ये रहा आंसर। देखो इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें आपका दो इक्वेशंस, दो नहीं तीन इक्वेशंस बनेगा। इक्वेशंस 1, इक्वेशंस 2। आपको सबसे पहले के की वैल्यू निकालनी है। के एक कांस्टेंट टर्म है। के की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक चीज कॉमन लेनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने ए कॉमन लिया, ए कॉमन है तो ए को मैंने इक्वेट कर दिया, और जब इक्वेट कर दिया तो के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू आ गई तो ये तीसरा इक्वेशंस बनेगा। तीसरा इक्वेशंस की वैल्यू जो आएगी, आपको ये चीज डाटा दिया रहेगा कि एक्स 39 या कुछ भी डाटा रहेगा तो वाई 20 है, तो के की वैल्यू आ जाएगी। अब के की वैल्यू आ गई तो आपको बोलेगा कि इसकी वैल्यू निकालो, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, फिर के क्यू की वैल्यू आपको निकल चुका है, और ये इक्वेशंस नंबर 3 में है। जैसे आप पुट करेंगे ना ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चंस रिपीटेड मोड में आ रहे हैं, देख लो आप। राइट, इसको मैंने अच्छी तरह से डिस्कशन कर चुका हूँ, इसमें मैंने फास्ट कराया, रीजन पहले वीडियो में हो चुकी है। राइट, एज, एज का लाजवाब क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले भी मैंने एज के 2 या 3 क्वेश्चंस कराए हैं जो कि बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, और जो उसके की पॉइंट्स हैं कि आपको कहाँ फंसा सकता है और आप क्वेश्चंस लिखने में कहाँ गलती करते हो, तो मैंने उस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ कि जो इसका की पॉइंट है इसको पकड़ना है कैसे। तो वहां पर था इज, यहाँ पर था वाज, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इसी चीज को पकड़ना है। ये डिवाइडर है मेरा। ठीक है, बोले कैसे, 3 years ago फ्रॉम नाउ द एज ऑफ फादर। अब वहां पर ये मत मान लेना कि यार फादर का हम ये एज मान रहे हैं, सन का ये कुछ नहीं। फादर को एफ मान लो, सन को एस मान लो। 3 years ago from now the age of father was 30 years more than twice his son's age। सन का एज का कितना है 2, 30 ईयर्स ज्यादा। अब बोलोगे ये कैसे लिख दिया, जाओ लास्ट की वीडियो में देखो, आपको समझ में आएगा कि मैंने ये कैसे लिख दिया। आपको भी मैंने समझाया हुआ है कि जो ये वाज रहे या इज रहे, जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये इस क्वेश्चन का डिवाइडर है। अब द एज ऑफ फादर, द एज ऑफ फादर, फादर को एज को मैंने क्या माना, एफ माना, एफ मैंने लिख दिया। ये वाज डिवाइडर है यानी इक्वल्स है, इक्वल कर दिया मैंने। अब जो इधर है ना, इधर इधर वाज के इधर वाला में, तो वो इसको इधर शिफ्ट करना है, तो सन के एज को मैंने एस माना है। बोला ठीक है, तो 30 years मोर देन ट्वाइस हिज सन्स एज, यानी जो सन का एज का ट्वाइस है उससे 30 वर्ष अधिक था। कब, 3 साल पहले। तो आज कितना हो जाएगा, 3 साल पहले ये इक्वेशंस है। ठीक है, तो आज कितना हो जाएगा, आज हो जाएगा f+3 और 2s प्लस 30 में 3 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे पता है ना, ये 3 साल पहले का एज था, ये आज का एज है, यानी ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। तो f+3 और 2s+3 ब्रांड है, ये आज का एज बोलता है। अब देखो कोई डाटा दिया है, अब से कितने वर्षों बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। मतलब
हम ऐसा कौन सा वर्ष ऐड करें जिसमें कि जो ये फादर की आयु है ना, ये वाला, मतलब फादर की आयु एफ जो है अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर काम आएगा आपका ऑप्शंस, ठीक है। आप एक एक करके ऑप्शन चेक करके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो हमको आंसर दिख रहा है, मतलब मैंने पहले ही मार्क कर दिया है, तो मैंने डायरेक्ट आंसर पे चला गया। आप ऐसे ट्राई करके देखना। तो यदि हम 27 साल के बाद लेते हैं तो F+30 होता है, बोला ठीक है। यहाँ पर 2S होता है, और 33 और 27 कितना होता है, 60 होता है। आपको ये पूछा ना कि अब से कितने वर्षों के बाद जो पिता की आयु होगी पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अब देखो, फादर का एज कितना माना मैंने, F, सन का एज कितना माना था, S, ठीक है। तो F है यहाँ पर 2S है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो फादर है ना, ये सन से दोगुना हो चुका है, बराबर किए हैं। और यदि ये 30 पर है तो ये 60 पर है। और ये इक्वेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ना फादर सन का दोगुना हो चुका है, ठीक है। ऐसे सवाल को ना थोड़ा माइंड को अपना ना रिस्टोर करो, अपने आप से पूछो कि आखिर यही क्यों हो रहा है, हम 29 क्यों नहीं ले सकते। आपके माइंड में आएगा ना, जोड़ लो 29 33 62, यहाँ पर 32, यहाँ पर 62 हो रहा है, यहाँ पर 32 हो रहा है। F और 2S तो आपको मिल जा रहा है, लेकिन 62 अब 32 का कोई हो रहा है क्या, हाँ। लेकिन यदि यहाँ 32 रहता, यहाँ 64 रहता, तो आपका हो जाता आंसर। उसी तरह से यदि हम मान लो कि 24 को ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 57, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, दुगुना हो ही नहीं रहा है। मान लो कि ये तो आपको दिख रहा है ना कि F और 2S दुगुना है, ठीक है, लेकिन ये वाला भी तो दिखना चाहिए, तब तो वो मैनेज लेगा कि वो दुगुना है या नहीं है। ऐसा नहीं ना कि सिर्फ इसको हम डबल कर दिया और इसको छोड़ दिया। भाई ये भी डाटा तो इसी में ऐड होगी ना, जो उसको वेरीफाई करेगा, राइट ना। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो ना, इस वीडियो को फिर से देखो और अपने आप से पूछो। मैथ्स आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बोल देंगे तो आपका स्कोर 100% पे चला जाएगा या आप सारे सवाल कर पाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद से सोचो, पूछो ऐसा क्यों होता है, वाई, व्हाट्स द मेन रीजन बिहाइंड दैट। आप थिंकिंग अपना डेवलप करो, राइट, तो समझ में आएगी फिर कि ये यही क्यों लिया, यही ऑप्शंस क्यों दिख रहा है आपको। आप प्रैक्टिस करो, मेरे साथ बने रहो, आपको दिखेगा, राइट, कि कैसे आंसर तक पहुंचा जाता है। ज़्यादा विद्वान तो नहीं बननी, लेकिन हाँ मैथ रीजनिंग को 100% पे पहुंचाना है, ये मकसद है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट। देखो ये है आपका मेंसुरेशंस का क्वेश्चंस। याद कुछ नहीं रखना। आपको मैंने एक चीज बताया था, क्या मेरे भाई मैंने ये बताया था, आपको ये ट्रिपलेट पता है ना, 3 4 5, बोला ठीक है। इस ट्रिपलेट में आप कितना से भी गुना करो वो आगे चलकर ट्रिपलेट ही होगा, लेकिन गुना सारी संख्या में होना चाहिए। मान लो 2 से गुना कर देते तो 6 8 10, ये भी ट्रिपलेट है, बोला ठीक है। 14 से गुना करते हैं, 14 3 42, 14 चौकी 56, 14 पंचे 70, तो ये भी ट्रिपलेट है। तो ऐसे चीज देखने के बाद आप वो पाइथागोरस लगाने बैठ मत जाना। आपको पता होना चाहिए कि 42 56 70 भी एक ट्रिपलेट है, बोला ठीक है। अब बोलता है कि 56 सेंटीमीटर भुजा के परितः इसको घुमाया जाता है। तो देखो जिसको हमको घुमाना है ना, ठीक है, मान लो या तो किसी भी भुजा को घुमा सकता है, वो इसको पकड़ के घुमा सकता है, इसको पकड़ के घुमा सकता है, इसको पकड़ के घुमा सकता है, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा इजी क्या लगेगा, जो मेरे माइंड में इमेज बन सकेगा, वो मेरा सबसे ज़्यादा इजी घुमाने में हमको ये मज़ा आएगा। बोला ठीक है, मज़ा आएगा, तो इस मज़ा को जाने मत दो। 56 को मैंने ये मान लिया 56, ये मान लिया 42, और ये तो 70 है, बोला ठीक है। आप थोड़ा सा माइंड में एक ना दिमाग थोड़ा सा शांत करो, और इस जिसको हम डार्क कर रहा हूँ ना, इसको पकड़ो, समझा। अब पकड़ के इसको मतलब फिक्स रखो, और इसका ये जो लोल है ना, ये वाला, इस लोल को पकड़ के ना घुमाओ।
तो चूंकि इसी के अराउंड में ये घूमेगा, इसी के अराउंड में घूमेगा, ऐसे ऐसे देखो, जब घुमा के देखो माइंड में, सवाल बाद में सॉल्व करना, जब घुमाओगे ना तो आपको कुछ इस तरह से आपको एक इमेजिनरी कोन, ठीक है, सिर्फ दिमाग में बनता हुआ दिखेगा जब आप बनाओगे, या फिर जब इसको घुमाओगे तो वो एयर में बनेगी। तो चूंकि ये 56 है तो ये तो 56 ही रहेगा, यहाँ से हम घुमा रहे हैं, लेकिन ये जो लाइन है 70 जो हमको इमेजिनरी दिख रहा है तो ये 70 हो जाएगी, और ये वाला लाइन जो है ये वाला 42, तो जो चीज़ ये वाला उधर घूम के जा रहा है तो ये भी तो 42 होगा। बोला ना, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान से देखो कि आपको क्या मिल रहा है। आपको लग रहा है कि एक शंकु बन गया, शंकु ऐसा ही होता ना भाई, जब इसको घुमाओगे तो कुछ इस तरह से आपको शेप निकल कर आएगा। बोला घुमा रहे हैं, ठीक है, घुमाओ। अब बताओ कि शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। बोलेगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। बोलेंगे फॉर्मूला कहाँ से आया। फार्मूला जब आपको प्रिज्म और पिरामिड में पढ़ाएंगे ना तो आपको एक एक चीज़ प्रूफ कर देंगे फार्मूला आता कहाँ से है, ठीक है। अभी बार आप ये याद ही कर लो कि पाई तो दिख ही रहा है सब में, तो पाई से हमको कोई मतलब ही नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में तो दिख ही रहा है। आर आर कितना हो जाएगा, यानी जो इसकी रेडियस है वो कितनी हो जाएगी 42। एल क्या होता है, एल होता है तिरछी ऊंचाई बोल सकते हो, हाँ एल। और ये तो एच होता है, ये होता है हाइट, और ये होता है तिरछी ऊंचाई यानी एल। ये होता है आपका आर, ठीक है। तो ये जो एल है ये एल कितना हो जाएगा 70, और आर कितना हो जाएगा यही, यानी त्रिज्या यानी 42। बोला ठीक है, तो यानी 42 पाई और गुना 70 और 42 करते हैं 2 और 7 4 11, मल्टीप्लाई कर दो रफ में 112 गुना 42, 112 गुना 224, 112 चौकी 448। बोला ठीक है, 4 8 2 10 की 0, 44 2 46 1 47, तो 4704 पाई, ये रहा आपका आंसर। देखो इन डिजिट से इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि 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 नहीं यार, जा ही तो सकते थे, बेकार का गुना कर दिया। देखो 2 दूना 4, एक ही जगह तुमको 4 दिख ही रहा यार, तो हमें क्या जाना चाहिए, यूनिट डिजिट से जाना चाहिए था, ना कि इस तरह से मल्टीप्लाई करना बैठना चाहिए। टाइम बर्बाद ना करें। तो इस सवाल में सबसे पहले क्या था कि आपको ट्रिपलेट पकड़ना है कि ट्रिपलेट है कौन कौन। सबसे पहले ट्रिपलेट पकड़ो, ट्रिपलेट पकड़ के हम त्रिभुज को मोस्टली कोशिश करेंगे हम इसको पकड़ के घुमाएं, इसको पकड़ के घुमाएंगे तो ये इधर बनेगा, ठीक है। और यदि मान लो कि कल को ऐसा नौबत आ गया कि हमको इसको पकड़ के घुमाना है, ठीक है, इसको पकड़ना है ऐसे घुमाना है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, ये चीज़ें नीचे से बनेंगी। और यदि मान लो कि हमको कर्ण पकड़ कर घुमाना है तो कोई बात नहीं, ये जो फिक्स है ना ये वाला कर्ण ये फिक्स है, तो ये वाला लाइन इधर से जाएगा फिर ऐसे बनेगा, तब इसमें 2 को ड्रॉ होता है, इसमें 2 शंकु ड्रॉ होगा, एक ऊपर में चल रहा दिख रहा होगा, एक नीचे में दिख रहा होगा। लेकिन आप सिर्फ अभी तो इससे काम निकल गया, लेकिन हाँ इसमें 2 ड्रॉ होगा, 2 कौन ड्रॉ होंगे, समझ में आ रही बात। तो इसको हाँ पकड़ना है और इमेजिनरी घुमाना है कि घूमता कैसे। तो रेडियस कौन होगा, एल कौन होगा, एच कौन होगा, उसके बाद फॉर्मूला लगा के आंसर तक पहुंच जाना है, राइट। आप आज ये लास्ट क्वेश्चन से है, तो थैंक यू टू ऑल। और ज़्यादा अपने बारे में आप खुद बताओ, नहीं समझ में आता आप कमेंट करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग कूल करके देखोगे तो काफ़ी समझ में आएगा। एक ही चीज़ को बार बार नहीं समझाते हैं, रीज़न ये है ना कि उस चीज़ को मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, फिर आपका टाइम जाएगा बेमतलब का, मुझे भी बोरिंग लगता है। और ये चीज़ें यूट्यूब की है तो पता नहीं चलता ना कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है।
तो बस आज इतना ही। मिलते हैं आपको बूस्टर पैक 12 में, यानी परसों, राइट। सो थैंक यू टू ऑल। आज का सेशन थोड़ा लंबा रहा। रीज़न है ना कि क्वेश्चन जो भी थे थोड़ा लेंदी लेंदी बन जाते हैं, तो थोड़ा सा लग जाता है टाइम। ओके, सो थैंक यू टू ऑल एंड लव यू टू ऑल।